सैनिक साथियों नमस्कार। जवान भाइयों, मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। जवान साथियों, मैं आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे आप लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिसका संबंध आपसे, आपके माता पिता से और आपके बच्चों से। जवान भाइयों, मैं बिल्कुल भी इस वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं बोलूंगा। अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत भी नैतिकता है, मानवता है और आप अपने सैनिक परिवार से, अपने माता पिता से और अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। शेयर आप उन वीडियो को कर लेना जो कहानियों को पका के, मिर्च मसाला लगा के आप लोगों के सामने परोसते हैं कि जवानों की हो गई बल्ले बल्ले, जवानों को महंगाई बढ़ता 2+4+6+8, जवानों की हो गई जेब गरम, 1 रैंक 1 पेंशन में सुप्रीम फैसला, जवानों को मिलेगा इतना पैसा कि वो चलने लग जाएंगे हेलीकॉप्टर में। सीओ ने जवान के ऊपर हाथ उठाया और मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो। इस तरह के कुछ सालों में आप वीडियो देख रहे होंगे। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, जितने भी आप लोगों ने ये वीडियो देखे, क्या आप लोगों को आज तक 1 रुपया मिला? बाबा जी का ठल्लू। मैं आपसे संबंधित सवाल आपके माध्यम से भारत सरकार और सेनाओं के जनरलों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं भावनाओं को हाईजैक करके, या आपकी भावनाएं, जिस तरह से मैं भावनाएं हाईजैक करने का मतलब यह है कि मैं एक बोर्ड सामने लगा के बैठ जाऊं और उस पर एक मोबाइल नंबर डाल दूं कि कहीं एडमिशन नहीं मिलता बेस हॉस्पिटल में, सेनाओं के में, तो आप कंट्रोल रूम में फोन करो। अरे भाई, जो इतनी बड़ी विश्व की 3रे नंबर की सेना है, उसमें कपिल क्या कर लेगा, तू क्या कर लेगा, दूजा क्या कर लेगा? ये जो खत्म हो गए हैं, क्योंकि कोरोना जो महामारी हो बड़े लेवल पे फैली है, तो वहां पर जवानों के अंदर घुसना, आप सोच के देखो। जहां, अरे भाई हम तो जवान हैं, जहां एक ब्रिगेडियर को बेस हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिला, एक विंग कमांडर को कानपुर में नहीं मिला, एक मेजर जनरल को भी नहीं मिला, वो भी भाई भगवान को प्यारे हो गए। जवान भाइयों, मेरा जो विषय है, अपना वीडियो और अपनी बातें शुरू करूं। आप लोगों का पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा, और दूसरी बात भाई, जो आज जो ये वीडियो बना रहा हूं, ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के है नेशनल एडवाइजर SP गोसल, गुरदासपुर पंजाब से, उनके मार्गदर्शन से, कि भाई हमने साथ देना चाहिए और अपने जवानों को, अपने सैनिक समाज को आज जागरूक करना चाहिए, और जागरूक के साथ में भारत सरकार और सेनाओं के जनरलों तक अपनी बातें पहुंचानी चाहिए कि आज हम हैं, कल हम ना रहें तो हमारे बच्चों का लालन पोषण, हमारे बच्चों के सिर पर कौन हाथ रखेगा? भारत सरकार रखेगी या हमारा जो परिवार है भारतीय सेना वो रखेगी? तो किसी को ना किसी को तो रखना चाहिए। जवान साथियों, आप लोगों को मालूम है कि कोरोना महामारी पूरे संसार में फैल चुकी है और भारत देश भी इससे अछूता नहीं रहा। भारत में भी ताई ताई मची हुई है। ऑक्सीजन, वैक्सीन, दवाइयां, प्राइवेट, सरकारी, मेडिकल, मतलब आप लोगों ने तस्वीर आए दिन देख रहे हो कि सड़क के किनारे पे ऐसे सांस ले रहे हैं लोग, वो गैस सिलेंडर लेके। आप लोग देख रहे हो शमशान घाटों की तस्वीर देख रहे हो कि जहां पर चिता की अग्नि ठंडी ही नहीं होती। तो पहला तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन है कि घर में रुको, तो भाई घर में ही रुको। जो गाइडलाइन वो दे रहे हैं उनका पालन करो, पालन करोगे तो बच जाओगे। दूसरी बात भाई मेरी, कि इस कोरोना वायरस ने बहुत सारी जिंदगियों को निगल लिया। हमारा 30 लाख का सैनिक परिवार भी इससे अछूता नहीं है। हमारे सैनिक साथी अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के भगवान के चरणों में चले गए। बहुत सारे केसों में सैनिक के साथ में उसकी धर्मपत्नी भी अपने बच्चों को छोड़ के भगवान के चरणों में चली गई। यहीं से विषय शुरू होता है। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष वीर बहादुर जी का, जिन्होंने इतने हमारा ध्यान
और देश का और सेनाओं के जनरलों का और सैनिक समाज का ध्यान इस विषय पर खींचा। क्या, क्यों खींचा और क्या उनकी जरूरत थी, क्यों उनको इतनी चिंता थी, क्यों वो सैनिक समाज के बहुत बड़े लीडर हैं? नहीं, उन्होंने अपनी एक मानवता के कारण कि आज अगर मेरा साथी इस कोरोना महामारी की भेंट चढ़ जाता है तो उसके छोटे छोटे बच्चों का लालन पोषण किस तरह से होगा, क्योंकि मैं भी बहुत कम पेंशन पे अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा हूं और अपने बच्चों की गुजर बसर कर रहा हूं, तो मैं उसके बच्चों का किस तरह से ध्यान रख सकता हूं। यहीं से विषय शुरू होता है और मैं इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक ट्विटर किया भारत सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय रक्षा मंत्री को, सेनाओं के जनरलों को, और ट्विटर के माध्यम से सैनिक समाज की बात पूछाई। उन्होंने क्या लिखा प्रधानमंत्री को कि कोरोना महामारी के चलते पूर्व सैनिकों की मृत्यु हो रही है, कई केस में पति पत्नी दोनों की मृत्यु हुई है और बच्चे अनाथ हो गए हैं दोनों की मृत्यु होने के बाद में। सेवानिवृत्त होते ही AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड कवर वापस ले लेती है। कृपया सभी ECHS एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटर हेल्थ स्कीम कार्ड धारकों को 10 लाख का बीमा सहत हो। और 10 लाख का बीमा उन्होंने क्यों मांगा? क्योंकि माँ बाप तो रहे नहीं, और माँ बाप नहीं रहते तो समाज का ज्ञान आप लोगों को भी है कि माँ बाप हैं जब तक ताऊ, काके, मौसा, मामा, बुआ सब है। अगर माँ बाप नहीं है तो कोई भी नहीं है, सब हाथ छोड़ के और निकल जाते हैं। जब तक माँ बाप है, जब तक है। और उन अनाथ बच्चे बहुत सारे इस कोरोना वायरस में अनाथ हुए हैं, उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतने गंभीर विषय पे सैनिक समाज का ध्यान आकर्षित किया भारत सरकार तक। दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूं कि उन अनाथ बच्चों को कम से कम 20 लाख रुपए मिले, और 20 लाख रुपए कहां से मिले वो भी मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि 2 ऐसे फंड हैं जिनके अंदर अरबों खरबों रुपया है सैनिक परिवार का, जवानों का। उसमें न सरकार का 1 रुपया है और न भारतीय सेनाओं का 1 रुपया है। वो रुपया है सैनिक परिवारों का, जवानों का। मैं आप लोगों को सामने वो रखता हूं कि उन दोनों फंडों से कम 20-20, 40-40 लाख रुपए की उनकी मदद हो, और वो कोई मामूली नहीं है, अरबों खरबों का है। पहले तो मैं ये बताता हूं कि इंश्योरेंस की बात हुई है इंश्योरेंस से शुरू, और इंश्योरेंस कवर कौन दे और इंश्योरेंस चाहिए क्यों, ऐसी मांग क्यों रखी, कारण क्या है, इंश्योरेंस क्या है, और इंश्योरेंस की मांग रखने से क्या फायदा होगा। इंश्योरेंस आपके प्रियजनों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है जब आप उनके पास नहीं रह जाते। कर्ज चुकाने में मदद, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन जैसे तमाम लोन किसी व्यक्ति के न रहने पर उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। अगर बेहतर इंश्योरेंस हो तो आपके परिवार को आपके न रहने पर इन कर्ज को चुकाने में मदद मिलती है। इंश्योरेंस किसी की मृत्यु की स्थिति में, इंश्योरेंस बच्चों की शिक्षा, ब्याह, शादी और माता पिता इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता करने में मदद करता है। भारतीय सेनाओं में जो इंश्योरेंस AGIF का है वो तीनों भारतीय सेनाओं में है। इस पे भारत सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। ये सिर्फ इसका जो कंट्रोल है, लेखा जोखा जो भी है, और ना इसमें भारत सरकार हस्तक्षेप कर सकती, क्योंकि ये बहुत ही अलग है। मेरे को भी आज ही पता लगा, अभी 3-4 दिन में जब हमने इस पे स्टडी करी तब पता लगा कि इस पे भारत सरकार कंट्रोल ही नहीं है। भारतीय तीनों सेनाएं अपना खुद का इंश्योरेंस चलाती हैं। आर्मी AGIF आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, एयरफोर्स AFGIF एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड, इंडियन नेवी NGIF नेवल ग्रुप इंश्योरेंस फंड। पहले तो मैं उन जवानों को बता देता हूं जो सर्विस में थे, मैं भी था, कि वो जवान प्रति माह एक निर्धारित राशि का भुगतान करते हैं जो कि 2500 रुपये है। अगर सर्विस के दौरान कुछ उसको हो जाता है तो 25 लाख रुपए का उसके परिवार को एक राशि मिलती है, भुगतान किया जाता है। और एयरफोर्स में जो
मंथ की जो धनराशि कटती है वो थोड़ी ज्यादा है, उसमें 50 लाख रुपया मिलते हैं किसी सैनिक के साथ में अनहोनी हो जाती है। तो ये बात आते हैं पेंशन। जब हम पेंशन आते हैं तो हम रिटायरमेंट के वक्त एक निर्धारित राशि काटी जाती है हमारे से, जो वर्तमान समय में 52,000 के करीब है फिलहाल अभी। तो जो एजीआईएफ की जो शुरुआत हुई वो 1981 में इसकी शुरुआत हुई, और अप्रैल 1994 के बाद जितने भी सैनिक रिटायर आए उनको इस बीमा पॉलिसी में लाया गया। अगर किसी भी सैनिक को अप्रैल 1994 के बाद कुछ होता है तो उसको कुछ मिलता, अप्रैल 1994 से पहले वालों को कुछ भी नहीं। तो ये जो इंश्योरेंस था ये 20 साल के लिए था, सिर्फ 20 साल के लिए। तो 1994 वाले तो हो गए बाहर, उसके बाद में तो बहुत सारे हो गए, तकरीबन 99 तक होली होंगे बाहर। तो 1915 से इसकी एज बढ़ा दी गई और यह कर दी गई 30 ईयर। 2015 से पहले वाले सैनिकों को 26 साल, अगर एक सैनिक 35 साल की उम्र में पेंशन आया तो 35 + 26 61 साल। 61 साल के अंदर कुछ हो गया तो 5 लाख मिलेंगे। अगर 61 साल से एक दिन भी ऊपर हो गया तो कुछ नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर कोई, ये भी बड़ी सुनने वाली बात है, ये किस पे फिट बैठती है ये भी देखना। अगर कोई 58 साल में पेंशन आया तो 58 + 26 वो 84 साल तक उसको बीमा मिलेगा। एक आदमी जो 35 में रिटायरमेंट आया है उसकी 61 साल के बाद में इस पॉलिसी से वो बाहर हो गया, और एक 60 साल के बाद में इस पॉलिसी में आया। पहले तो जो सर्विस में जो बीमा किया गया था उसके अंदर था, और जैसे ही वो बाहर निकला तो उसको दूसरा कवरिंग मिल गया। अब कोई ये बताएगा कि 60 साल के बाद में कोई भी प्राइवेट कंपनी बीमा करती है, और 60 साल के बाद में तो आदमी को भगवान के पास में तो जाना ही जाना है, जो 70 में चले जाओ, जो 80 में चले जाओ, चाहे 90 में चले जाओ। तो 60 साल के बाद में इस पॉलिसी का करने का क्या मतलब है? जहां पर 60 साल से पहले सैनिक अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के जा रहे हैं, उनको तो मिल रहा है सिर्फ 5 लाख रुपये, और वो भी आज जो 52,000 रुपये कटवा के आते हैं। अगर कोई मेरा जैसा है तो उसको मेरे हिसाब से तो 3 ही लाख मिलते होंगे। जो 14-15 में जो रिटायरमेंट आए हैं उनको 60 साल के बाद में कोई भी प्राइवेट कंपनी बीमा नहीं देती। दूसरी बात, आप लोगों से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि 60 साल के बाद में कोई शादी होती है जो भारतीय संस्कृति होती है? क्या 61वें साल में जिसकी शादी हुई वो बच्चा भी पैदा कर सकता है? जहां भारतीय कानून में लाइसेंस रिन्यू भी आंखों की जांच करने के बाद में किया जाता है, और वहां 60 साल के बाद में इस स्कीम का अनऑथराइज मिसयूज करके लाभ दिया जा रहा है। जब 60 साल के बाद में कोई प्राइवेट कंपनी मेरे हिसाब से तो देती नहीं, देती होगी तो कितना देती होगी, क्योंकि 60 साल के बाद में यह शरीर बीमारियों का घर हो जाता है और कोई भी इस पर रिस्क नहीं लेगा। और 60 साल के बाद में 80 साल तक जवान भाइयों, एजीआईएफ की दूसरी जवानों की संख्या 13 लाख है। सालाना योगदान जो प्रति महीने का जो है वो 2500 रुपया है, गुणा 12 वो हो गया 30,000। जवानों का कुल सालाना योगदान 30,000 रुपये गुणा 13 लाख करने पर 3900 करोड़ रुपया होता है। अगर 10 साल का मान के चलते हैं तो 39,000 करोड़ रुपया हो गया। 3900 करोड़ से 39,000 करोड़ रुपया हो गया। तो आप एक अनुमान लगा सकते हो कि जो हमारी एजीआईएफ है उसके पास में कितना अरबों खरबों रुपया है। इससे बड़ी सच्चाई, 2019 में एजीआईएफ ने IL&FS बॉन्ड्स कंपनी में 210 करोड़ रुपए लगाकर
जवानों के डुबो दिए। आज तक ये नहीं पता लगा कि क्या वो 210 करोड़ रुपया जिस कंपनी के बॉन्ड्स में शेयर मार्केट में लगाए थे, क्या वो रिकवरी हुए? नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? और हुए तो क्या कितना उस पर फायदा हुआ? और 210 करोड़ लगाते वक्त क्या उसके जो AGIF के जो होल्डर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जिसमें मैं भी हूं, क्या हमारे से परमिशन ली? तो क्यों नहीं ली? क्या जवानों से परमिशन ली? जवान भाइयों, ये एक तरह से जो अरबों खरबों रुपया है, ये एक तरह से किस तरह से आप इसको लगा सकते हो कि कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति इस पे फंड फैलाए बैठे हैं अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी रिटायरमेंट के आने के बाद में बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब करते हैं और वहां से वो साठ गांठ करके AGIF में महत्वपूर्ण भूमिका निभा के और इस पैसे को वहां पर करवा देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भारत सरकार का कोई कंट्रोल है ही नहीं। आप जब सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे जब आप AGIF के बारे में कोई भी डिटेल ढूंढोगे कि AGIF के अंदर आज तक कितना पैसा है, प्रति साल में कितने जवानों को भुगतान कराया, कितने शहीद परिवारों की मदद करी है, कितना क्या किया है, इस चीज का मेरे को तो कहीं लगा नहीं, कहीं पता लगा नहीं, कहीं नेट पे तो है नहीं। अगर हो तो कृपया करके मेरे पास भी उसका लिंक भेजना। जवान भाइयों, एक बीमा छूटा नहीं, दूसरे बीमे में प्रवेश कर गया 60 साल के बाद में। कोई भी बीमा कंपनी 60 साल के बाद बीमा करने से बचती है। मनुष्य का शरीर 60 साल के बाद में बीमारियों का घर होता है, उसने जाना ही पड़ेगा। वो विषमपिता नहीं है कि अमर हो गया, जब चाह होगा जब वो अपनी मृत्यु बुला होगा, ऐसा तो है नहीं। 60 साल के बाद बीमा क्यों चाहिए? 60 साल के बाद में बीमा क्यों चाहिए? सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि भाई बीमा, जब हमारे छोटे बच्चे हैं, जब हम चले ही गए और वो छोटे बच्चे हैं, तभी तो बीमा चाहिए। 60 साल के बाद में तो उनकी उम्र भी 25 के करीब हो जाएगी, 20 या 25 साल की हो जाएंगे, जब तो खुद कमा के खा लेंगे, कैसे भी कैसे भीख मांग लें, कुछ भी मांग लेंगे। पर जो छोटा है, जिनका लालन पोषण, जो उनको अच्छी शिक्षा देना है, तो बीमा वहां पर काम आता है। दूसरी बात भाई, एक बहुत बड़ा सवाल पूछा था कई भाइयों ने भी कि हमारे पास में वो कौन कौन से फंड हैं भारतीय सेनाओं के पास में कि जिसमें अरबों खरबों रुपया पड़ा है। तो भाई मैं बताना चाहता हूं, पहले नंबर पे AGIF, दूसरे पर आर्मी वेलफेयर फंड, बैटल कैजुअलिटी आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर CSD, CSD की तो मैं बात नहीं करूंगा, इसमें भी अरबों खरबों है। ये सारे जितने फंड मैंने बताए, इसके अंदर अरबों खरबों रुपया पड़ा है। अगर ये जवानों के बेहतर जीवन के लिए लग जाए तो भी मैं आप लोगों का शुक्रवार मानूंगा, सरकार का और जनरलों का। अगर ये सेना के बेहतर भविष्य के लिए, सेना के युद्ध समझता के लिए, अच्छे हथियारों के लिए भी लग जाए तो भी मैं आप लोगों का धन्यवाद करूंगा, जनरल साहब होगा और भारत सरकार का। ये बातें ECHS पे कि दूसरी बात जो थी कि ECHS क्यों नहीं हमारे को बीमा देता? अगर हम अपने परिवार को छोड़ के चले जाए, बच्चों का अनाथ हो जाए, तो उनके शरीर पे ECHS हाथ क्यों नहीं रखता? जबकि हम किसी भी प्राइवेट कंपनी का बीमा लेते हैं तो वो बीमा तकरीबन एक महीने की जो किस्त होती है वो 945 रुपये तक होती है और 1 करोड़ रुपये का उसमें कवरिंग मिलती है हमारे को। और ECHS में हम पर महीने 1000 रुपये देते हैं और जब पेंशन आए तो एक निर्धारित राशि भी कटवा के आए, जो वर्तमान में जवानों की 30,000 है और JCO साहिबान की 67,000 रुपये। तो आप ये लगा सकते हैं कि 30 लाख पूर्व सैनिकों का एक महीने का मेडिकल भत्ता, 1000 गुना 30 लाख 300 करोड़ होता है और एक साल का 300 करोड़ गुना 12 3600 करोड़ रुपया होता है। इसमें भी हमारा बहुत सारा पैसा है। और इसके बाद में जो निर्धारित जो राशि हम पेंशन आए उस समय कटवा के आए, वो भी करोड़ों अरबों रुपया है। और अभी तकरीबन नए कार्ड बनने लग रहे हैं तो वो तकरीबन उनकी संख्या है 1 करोड़ के लगभग से ऊपर ही हो सकती है, जिसकी पेमेंट 177 रुपये है, वो भी अरबों खरबों रुपया है।
जबकि खुली मार्केट में उस कार्ड को बनवाएं तो उसकी कीमत 80-70 रुपये है। हमारी कमेटी के सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल हरपाल जी ने इसके लिए बड़े पत्रचार भी करा था और इससे सीबीआई को और हर जगह इसको लिखा था भारत सरकार को कि ये जो ईसीएच के कार्ड बन रहे इसके अंदर भ्रष्टाचार। जवान भाइयों, हमारे पास में AGIF जो हमारे से निकल गई, ईसीएच वो भी हमारा नहीं सोच रही, अनाथ हमारे बच्चे हो गए। ये फंड किस तरह से हो गया और इनको एक विशेष वर्ग के लिए क्यों निर्धारित कर दिया गया? जो भी नियम बनते हैं वो सिर्फ एक वर्ग को क्यों फायदा पहुंचा रहे हैं? संसद में बैठ के नेता क्या होते हैं कि वो अपने लिए बड़ी बड़ी नियम बनाएंगे, पेंशन वो अपने वेतन बढ़ा लेंगे, पेंशन बढ़ा लेंगे, एयर की टिकटें बढ़ा लेंगे, टेलीफोन का खर्चा बढ़ा लेंगे, पीए का खर्चा बढ़ा लेंगे, गाड़ियों का तेल, गाड़ियां पता नहीं क्या क्या। वो इसी तरह से ये भी, जिस तरह से पुराने जमाने में राजा आम जनता का खून चूस कर उनके लगान से उनके सोने चांदी को हड़प करके एक खजाना बना लेता था और राजा नहीं रहने के बाद में उसका बेटा बैठ जाता, फिर बेटा बैठ जाता, फिर बेटा बैठ जाता, ऐसे ही इस फंड पे हमारे कुछ वर्ग के आदमी बैठ गए। जबकि 60 साल के बाद में बीमे का कोई मतलब ही नहीं है करने का। छोटे उनके पास में इतनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, बंबई, पता नहीं कहां कहां क्या क्या। क्या वो 5-7 लाख रुपए देने से उनका हो जाएगा? पर हमारे लिए 15-20 लाख रुपया बहुत अहमियत रखते हैं। हम पूरी नौकरी में भी 15-20 लाख रुपए नहीं लेकर आते। जवान भाइयों, ये वीडियो आप लोगों तक मेरा पहुंचाने का मतलब ये था कि आप अपने हकों को पहचानो, अपने हकों को भारत सरकार तक पहुंचाना जानो, अपने जनरल साहिबानों तक पहुंचाना जानो, और मेरे लिए नहीं, अपनी नैतिकता के लिए, मानवता के लिए इस वीडियो को देखो भी और सोचो भी कि मैं गरम मसाले, हल्दी मिर्च लगा के कभी परोसता नहीं। मैं जब भी लेता हूं कागजों के आधार पर इन चीजों को लेके आता हूं आप लोगों तक, आपको जागरूक और अपनी बात को भारत सरकार तक पहुंचाने में। यह बहुत ही गंभीर विषय है जब हमारे अनाथ जो बच्चे होंगे उनके लिए। अगर ये बीमारी आपके घर तक पहुंच गई तो आप देखना बाद में उनकी कौन देखभाल करेगा। इस वीडियो को मेरी शक्ल देख के शेयर नहीं करना। इस वीडियो को शेयर इसलिए करना जो आपके छोटे बच्चे हैं, अगर वो आपके, जब आप वीडियो देख रहे हो तो आपके आगे पीछे से खेलते हुए निकल जाए, पढ़ते हुए निकल जाए, उनके लिए इसको शेयर करना। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।